अभी तक की जो क्लासेज है उसके अंतर्गत, कल वाली क्लासेज के अंतर्गत हमने देखा कि नदी 3 प्रकार से कार्य करती है। वो इरोजन वर्क करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है और लास्ट फाइनली वो डिपोजिशन का वर्क करती है। अभी हम उसके इरोजन वर्क को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका डिपोजिशन जो वर्क रहेगा उसके बाद पढ़ेंगे। अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ये कल क्लियर हो चुका था। अपर्दन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है? तो 2 प्रकार से, केमिकली और आपके फिजिकली 2 प्रकार से ये चलता है, जिसके अंतर्गत हमने घोलीकरण क्या होता है, अपघर्षण, जल गति क्रिया, सन्निकर्षण को समझा कि किस प्रकार से एट्रिशन, हाइड्रोलिक एक्शन, कोरोजन और सॉल्यूशन की जो प्रोसेस चलती है। इस प्रकार से जो पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कचरा या जो मटेरियल्स जो इरोजन हो चुके हैं और वो बहते किस प्रकार से हैं, तो ट्रैक्शन करते हुए, साल्टेशन, सस्पेंशन या सॉल्यूशन 4 प्रकार से चलता है। वो लुढ़क कर चलता है, उछल-उछल कर चलता है या फिर तैरते हुए चलता है या फिर घुलते हुए चलते हैं। ये क्लियर हो चुका था। नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से रिवर जो होती है, हेडवर्ड इरोजन, लैटरल इरोजन और वर्टिकल इरोजन किस प्रकार से होता था, ये क्लियर हो चुका है। गिलबर्ट का जो 6th पावर लॉ है, ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे विभिन्न जो लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट होते हैं इसके इरोजन के कारण। हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम वी शेप वैली से स्टार्ट करेंगे और लास्ट कह सकते हैं कि उसका जो संप्राय जो मैदान होता है वहां तक इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वी शेप वैली या जो वी आकार की घाटी। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम ज्यादा बताऊंगा और राइटिंग मटेरियल आपको कम देखने को मिलेगा। केवल डायग्राम आप समझ गए तो पूरा का पूरा आप इस चीज से समझ जाएंगे कि वी शेप वैली किस प्रकार से फॉर्मेट होती है। ठीक है, तो वी शेप वैली कैसे बनती है, तो हमें पता है कि फर्स्टली तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये वर्क जो है ये रिवर की यंग एज का वर्क है। तो उस समय जो रिवर होती है अपनी घाटी को वर्टिकली काटती है। ठीक है, वर्टिकली काटती है, यानी इरोजन का वर्क होता है 3 प्रकार से। एक तो लंबवत वर्टिकली होगा, एक जो वर्क होगा वो इस प्रकार से लैटरल होगा, ठीक है, या हॉरिजेंटली होगा, और एक होगा हेडवर्ड इरोजन जो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत देखिएगा इतनी सी ही घाटी बनेगी। जो सेकंड जो स्टेज रहेगी, उस सेकंड स्टेज में आप देखेंगे कि ये जो घाटी है ये काफी इस प्रकार से चौड़ी हो चुकी है और इसका जो एरिया है वो काफी वाइड हो चुका है और फाइनली लास्ट तक जाते हुए इस प्रकार से वी शेप वैली यहाँ पर बन जाएगी, जिसमें दोनों तरफ कह सकते हैं कि ढाल है और बीच में से नदी जो है इस प्रकार से चली जा रही है। तो इस प्रकार से जब वैली का जो शेप होता है इस प्रकार से वी शेप में नजर आता है, तो उसे हम वी शेप वैली कहते हैं। तो फाइनली क्या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वी शेप वैली होती है वो रिवर का इरोजन वर्क है। ठीक है, ये रिवर का रीजन वर्क है। और जब हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यू शेप वैली देखने को मिलेगी। तो वी शेप कहाँ से आया, तो इंग्लिश या अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसका जो वी लेटर है उससे मिलता जुलता आकार होने के कारण इसको वी शेप वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वी शेप वैली में भी देखिएगा कि इस समय नदी द्वारा अपनी घाटी का लंबवत अपरदन होता है, यानी जो वर्टिकल इरोजन जो होता है वो काफी अधिक होता है। तो वर्टिकल इरोजन ऑफ इट्स वैली बाय रिवर, ये नदी की युवा अवस्था होती है, यंग एज का वर्क होता है। और यंग एज का वर्क है, इसका अर्थ हो गया है कि नदी में काफी तेज ढाल, यानी जो ग्रेडियंट है, ढाल है काफी तेज है, जल की मात्रा काफी अधिक है, क्योंकि नदी को जल पहले तो कहाँ से मिल रहा है, ग्लेशियर से मिल रहा है या उसका जो वाटर का जो भी सोर्स है वहां से इसको पानी काफी अधिक मिल रहा है। और इस कारण वो काफी स्पीड से भी बह रही है और इस ढाल अधिक होने के कारण वो इरोजन का वर्क भी ज्यादा करती है। तो रैपिड स्लोप ऑफ द रिवर एंड एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, अधिक मात्रा में पानी होने के कारण इरोजन वर्क ज्यादा होता है और इस प्रकार से वी शेप वैली का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक वी शेप वैली आप देखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर देखिएगा ये घाटी है
यहाँ पर भी घाटी है। तो अगर प्राइमरी स्टेज के अंतर्गत देखें तो जो रिवर थी वो कहाँ पर बहती थी, वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पर, ठीक है, फिर आई वो सेकंड स्टेज पर, फिर थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, लास्ट जो कह सकते हैं नदी अब इस प्रकार से बह रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैली है, ये जो घाटी है उसका जो शेप है, अगर वी का आकार का हो गया तो इसे वी शेप वैली के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं गॉर्ज, ठीक है। वी शेप वैली के ही दो अलग-अलग रूप है, एक होता है गॉर्ज, गॉर्ज को हम हिंदी में संकीर्ण द्रोणी या कंदरा या गुफा के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। अब गुफा किस प्रकार से है कि इसको थोड़ा-सा हम इस प्रकार से समझते हैं, देखिएगा गॉर्ज का अर्थ हो गया, जब ऊपर का जो शेप होता है, आप ये इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर तीनों ही स्ट्रक्चर आपको देखने को बार-बार यहाँ पर बना रहा हूँ। एक तो मैंने बनाया ये आकार, ठीक है। एक बनाया मैंने ये आकार और एक मैंने बनाया ये शेप, ठीक है। रिवर जो है, वो रिवर कहाँ पर बह रही है? रिवर अभी फाइनली जब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, रिवर जो है इस समय यहाँ पर बह रही है, इस स्ट्रक्चर में रिवर यहाँ बह रही है और इस स्ट्रक्चर में रिवर यहाँ बह रही है। अब तीनों में फर्क क्या है? देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, फिर धीरे-धीरे कह सकते हैं ये धीरे-धीरे कम होती जाती है। ऊपर का जो मुख है काफ़ी खुला है और जो ढाल है, वो थोड़ा-सा खड़ा नहीं है। देखिएगा ये जो ढाल है, थोड़ा-सा आपको उत्तल प्रकार का देखने को मिलेगा। यानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ढाल जो है बढ़ रहा है। यहाँ पर जो स्लोप है काफ़ी रैपिड कह सकते हैं, एकदम सीधा ढाल है, सीधा ढाल या तेज़ ढाल। और यहाँ पर जो ढाल है वो एकदम खड़ा वर्टिकल ढाल है, ठीक है? तो तीनों ही जो स्ट्रक्चर है, उन तीनों ही स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है और फ़र्क के आधार पर हम क्या नाम देते हैं कि ये जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट को तो कहते हैं हम गॉर्ज। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं वी शेप वैली और ये जो थर्ड वन है, इसमें तो वर्टिकली इस प्रकार से इरोजन हो रहा है, इसको हम C4 कैनियन के नाम से इसे जानते हैं। तो तीनों ही जो स्ट्रक्चर है, दिखने में एक जैसे हैं, तीनों ही घाटी है, तीनों ही वैली है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर इसको अलग-अलग नामों से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार की घाटी है, तो उसे हम गॉर्ज कहेंगे। कैसे फॉर्मेशन होता है? तो फॉर्मेशन होने का तरीका सीधे है, ये रिवर का यंग एज का वर्क है, उस समय इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो नदी जो है अपनी घाटी को इस प्रकार से काटती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी गहरी नहीं होती। दूसरी चीज़ है कि अगर कैनियन को और गॉर्ज को अगर हम कंपेयर करें कि दोनों में क्या फ़र्क है? देखिएगा ये यहाँ पर भी सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है कि इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये काफ़ी कम है। ये कम हाइट है, इसलिए इसको हम गॉर्ज कहते हैं और यही अगर हाइट काफ़ी ज़्यादा गहरी होती और अगर हम ऊपर से देखते हैं, तो हमें ऐसा नज़र आता कि यहाँ पर सफ़ेद एक जैसे कि ऊपर से काफ़ी ऊँचाई से अगर हम नदी को देखेंगे, तो हमें लगेगा कि सफ़ेद एक धागा जो है, वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं गॉर्ज कहते हैं, ठीक है? अब गॉर्ज किस प्रकार की स्थिति है? देखिएगा मैंने कहा था कि ए गॉर्ज इज़ द डीप एंड नैरो वैली विथ वेरी स्टीप एंड स्ट्रेट साइड्स। जो साइड्स होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रेट्स इस प्रकार से खड़ी होती हैं। ए गॉर्ज इज़ ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज़ वेल एज़ इट्स बॉटम। ठीक है? तो ये लगभग कह सकते हैं कि जो गली होती है लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होती है, यानी जो इसकी जो दीवारें होती हैं, वो लगभग-लगभग सिमिलर होती हैं, केवल ऊपर से तो कह सकते हैं कि काफ़ी खुला रहता है या कम गहरी होती है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं गॉर्ज आर फाउंड इन हार्ड रॉक्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं, उसके अंदर इस प्रकार से गॉर्ज जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका इरोजन वर्क का सेकंड जो वर्क है, वो इस प्रकार से देखा जा सकता है। एग्ज़ाम्पल के रूप में जो सिंधु नदी का जो गॉर्ज है, जो कश्मीर के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसी प्रकार से इस प्रकार का गॉर्ज जो है, आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। तो अलग-अलग रिवर्स में इस प्रकार के गॉर्ज बनते हैं। फिर बात करते हैं कि कैनियन, तो ये कोलोराडो रिवर का कैनियन है। तो कैनियन जो है यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी इरोजन हो चुका है, लेकिन कैनियन होने के लिए जो मैंने कहा था प्राइमरी, ऊपर से हम देखेंगे तो काफ़ी गहराई तक आपको
यहाँ पर जो रिवर है वो काफी गहराई तक यहाँ पर इस प्रकार से, और दीवारें जो होगी काफी खड़े ढाल की होती है, तो उसे हम कैनियन या महाखड्ड के रूप में भी इसे जाना जाता है। महाखड्ड या इसे कैनियन के नाम से जाना जाता है। क्या विशेषता होती है कि ये काफी संकरा होता है, काफी नैरो होता है, किनारे जो होते हैं काफी खड़े ढाल वाले होते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन बनती है तो उसे हम कैनियन कहते हैं। अब फ़र्क आता है कि ये गॉर्ज से किस प्रकार से अलग है, तो जो कैनियन है उसकी जो आकृति होती है गॉर्ज की अपेक्षा काफ़ी संकरी होती है, काफ़ी नैरो होता है और काफ़ी तेज लैटरल जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी तेज ढाल वाले होते हैं। ये दोनों ही जो किनारे होते हैं उसमें एकदम सीधे जब जो ढाल होते हैं तो उसे हम कैनियन कहते हैं। और जब गॉर्ज की स्थिति बात करते हैं तो गॉर्ज जो होता है उसमें धीरे-धीरे इस प्रकार से ढाल बढ़ती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो स्लोप दिखेगा आप धीरे-धीरे इस प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एकदम सीधा जो खड्डा है वो जब बनता है तो उसे हम कैनियन करता है। अब कैनियन का जो निर्माण होता है वह नदी का जो उद्गम क्षेत्र होता है, नदी का जहाँ से ओरिजिन होता है उससे काफ़ी दूर बनता है, ठीक है? अर्धशुष्क प्रदेशों में बनता है, लेकिन जो गॉर्ज जो बनता है वो ह्यूमिड रीजन के अंतर्गत बनता है। यानी जो कैनियन होगा वो आपको माउंटेन रीजन से काफ़ी दूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो गॉर्ज है वो आपको मेनली माउंटेन रीजन्स के अंतर्गत जो ह्यूमिड है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, उस रीजन में देखने को मिलेगी। तो बारिश वाला जो क्षेत्र होगा तो रेन जो होगा, रेन का जो वाटर होगा, वो उस साइड के किनारों से इसके अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ, क्या किस प्रकार से ये बना है। तो ये फ़र्क जिस प्रकार से हमने कहा कि जो गॉर्ज है, वो इस प्रकार से बना है। तो रेन वाटर जो है बहकर इसमें से जा रहा है, काफ़ी तेज़ गति से पानी इसके अंदर पहुँच रहा है और जो नदी है वो भी अपनी घाटी को गहरा कर रही है। तो दोनों तरफ बहाल है, लेकिन जो कैनियन होगा वो रेन वाटर का जो क्षेत्र है या जो ह्यूमिड रीजन है उससे काफ़ी दूर, जो सेमी ड्राइड रीजन जो है या अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें बारिश के पानी का कोई योगदान नहीं। नदी ने अपनी घाटी को गहरा किया। नदी पहले यहाँ पर बहती थी, फिर यहाँ पर, अब वर्तमान में कहाँ पर बह रही है? वो इस बेस पर यहाँ पर बह रही है। तो इस प्रकार से थोड़ा-सा एक माइनर सा फ़र्क होता है गॉर्ज, कैनियन एंड वी शेप वैली के अंतर्गत, ठीक है? अत्यंत खड़ी दीवार वाली घाटी होती है विथ वेरी स्टीप वॉल्स। खड़ी दीवारों पर अपक्षय का प्रभाव नहीं होता है। खड़ी दीवारें होती हैं तो काफ़ी गहराई तक होती हैं, तो वेदरिंग नहीं हो पाता है क्योंकि ना तो उसको वाटर की कॉन्टैक्ट में आता है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रहता है। तो नो वेदरिंग इफ़ेक्ट ऑन द स्टिप वॉल्स। ए कैनियन इज़ वेरिएंट ऑफ द गॉर्ज, गॉर्ज का ही एक दूसरा प्रकार है। अनलाइक गॉर्ज, लेकिन गॉर्ज की तरह न होकर ये कैनियन इज़ ए वाइडर at its top and then at its bottom. A canyon is characterized by the steep and step-like side slopes. Canyons commonly formed in horizontal bedded sedimentary rocks. ये sedimentary rocks में बनता है और जब गॉर्ज की जब हम बात की थी तो वो हार्ड रॉक्स के अंतर्गत बनता है। तो ये भी एक फर्क देखने को हमें मिलता है कि कैनियन एंड गॉर्ज में क्या फर्क है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स वाले रीजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है यही जो चित्र दे रखा है, ये आपका ग्रांड कैनियन है कर्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो यूएसए में बहती है उसके द्वारा बनाया गया इस प्रकार का ये चित्र है। तो यहाँ पर रिवर जो है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ी-सी मियांडरिंग करती हुई चल रही है, लेकिन यहाँ पर मियांडर्स यहाँ नहीं बनकर मियांडर्स जो बनेंगे, वो आपको प्लेन्स रीजन यानी मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाटरफॉल या जलप्रपात। अब जलप्रपात क्या होता है सभी जानते हैं, प्रपात के रूप में जब पानी काफ़ी ऊँचाई से गिरता है, काफ़ी अधिक ऊँचाई से गिरता है और काफ़ी तेज ग्रेडिएंट यानी प्रवणता के साथ गिरता है, तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है? तो वाटरफॉल्स जो है कहाँ से? यहाँ पर से गिर रहा है, यहाँ पर हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक जो है इसका इरोजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? यहाँ से जो वाटर है नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब इस प्रकार से नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट रॉक होती है, वो सॉफ्ट रॉक इस पानी से यहाँ पर कटती जा रही है और यहाँ पर जब पानी गिर रहा है, पानी गिरने के बाद यहाँ पर धीरे-धीरे
पानी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक प्लंग हॉल, यहाँ पर एक देखिएगा, एक जल गर्तिका, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लंग हॉल को हम कहेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा तालाब बन गया। इस तालाब का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। तो यहाँ पर कुंड कुंड क्यों बनेगा? जो पानी काफी ऊंचाई से यहाँ पर गिर रहा है, तो यहाँ पर जो है पानी जब स्पीड से गिरेगा तो यहाँ की जो चट्टानें होगी उसको काट देगा, तो यहाँ पर एक खड्डा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से द वैन रिवर प्लंग डाउन इन a sudden fall of some height, they are called waterfalls। जब काफी ऊंचाई से एक नदी का पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसे हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। Their great force usually wears out a plung pool beneath। यहाँ पर जो पानी तेज गति से गिरेगा तो यहाँ पर एक प्लंग पुल यानी एक छोटा सा तालाब बनेगा, जिसे अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। जो जितने भी जो वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द सर्वल फैक्टर्स लाइक द रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स लाइंग अक्रॉस द रिवर। ठीक है, तो नदी के मार्ग में कई प्रकार की जो आधारी जो चट्टानें होती हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक्स के नीचे अगर सॉफ्ट रॉक आ गई तो जो पानी है वो हार्ड रॉक्स को नहीं काट पाएगा और सॉफ्ट रॉक को काट देगा। तो इसलिए जो नदी है, तो मान लीजिए जैसे कि नदी यहाँ पर इस प्रकार से पहले यहाँ बह रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई सॉफ्ट रॉक आ गई, तो सॉफ्ट रॉक को तो इसने क्या कर दिया, काट दिया। तो काटता गया तो फर्स्ट स्टेज पर यहाँ पर था वाटरफॉल, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो धीरे धीरे इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रकार से जो जलप्रपात है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। अब जो वाटरफॉल होता है वो कई प्रकार का होता है, तो उसको समझते हैं कि कई प्रकार के कौन कौन सा होता है। तो जलप्रपात के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले हम केवल नाम से बताऊंगा मैं कि अनुगामी। अब कॉन्सिक्वेंट जो जलप्रपात होता है वो किस प्रकार से होता है? जब नदी बहती है, ठीक है, तो नदी के मार्ग में अगर पहले से ही कोई खड्डा है, जैसे कि नदी यहाँ पर बह रही है और यहाँ से पहले से ही कोई खड्डा है, ठीक है, तो नदी के मार्ग में जब नदी इस प्रकार से कोई खड्डा है तो नदी जो है इस प्रकार से नदी का पानी नीचे की तरफ गिरेगा। तो इस प्रकार के जो वाटरफॉल होते हैं तो उसे हम कॉन्सिक्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि नियाग्रा को जो जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, वो इसी प्रकार का है। दूसरा प्रकार का जो जलप्रपात है वो है उत्तरगामी, जिसे सब्सिक्वेंट के नाम से जाना जाता है। अब सब्सिक्वेंट किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर तो पहले से ही इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अगर इस प्रकार की स्थिति ना हो और कोई सॉफ्ट हार्ड रॉक हो, हार्ड रॉक के नीचे यहाँ पर एक सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक के नीचे वापस हार्ड रॉक है, तो इस प्रकार से जब पानी गिरेगा तो हार्ड रॉक को तो नहीं काट पाएगा, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है उसको काटता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉफ्ट रॉक करती जाएगी और वहां पानी जो है काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरेगा। तो इस प्रकार के जो वाटरफॉल्स होते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट के नाम से कहता है। एक बनाया गया है अनुगामी यानी नदी के मार्ग में ही है, और उत्तरगामी यानी नदी ने काट काट कर उसे बनाया है। नेक्स्ट है कैप रॉक वाटरफॉल या छत्रक सैल जलप्रपात। अब ये प्रपात कैसे बनता है? ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर कठोर व कोमल चट्टानें एक दूसरे के समांतर हॉरिजेंटल हॉरिजेंटली है, जैसे कि यहाँ पर चट्टानें जो हैं इस प्रकार से सॉफ्ट एंड हार्ड इस प्रकार से है, तो वही प्रोसेस रहेगी यहाँ पर। वाटरफॉल में आपको यही याद रखना है कि जो पानी है काफी ऊंचाई से गिर रहा है, तो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है और फिर हार्ड रॉक है। जो सॉफ्ट रॉक होगी वो कट जाएगी और हार्ड रॉक है वहीं पर रह जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन में क्या रहेगी कि जो नदी है वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरेगी, हार्ड रॉक यहीं पर रह जाएगी और सॉफ्ट रॉक जो है यहाँ पर कट जाएगी, और जहां से गिरेगी वहां पर एक वाटरफॉल बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लंबवत अवरोध प्रपात। लंबवत अवरोध यानी वर्टिकल बैरियर आ जाने से अगर कोई वाटरफॉल बनता है तो उसको वर्टिकल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई रॉक है, जैसे कि ये मैंने कहा हार्ड रॉक है, फिर मैंने कहा ये सॉफ्ट रॉक है, फिर इसके बाद हार्ड रॉक है और उसके बाद वापस सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो हार्ड रॉक से नदी आएगी, ठीक है, जो सॉफ्ट रॉक होगी
उस सॉफ्ट रॉक को क्या कटेगी, वो काट देगी। तो नदी जो है यहाँ से नीचे उतरेगी, काटा, वापस बही, वापस गिरी, वापस काटा, वापस गिरी। तो इस प्रकार से ऊपर वाला ये जो भाग है ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर पानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ इस प्रकार से जब चलता रहेगा तो उसे हम वर्टिकल बैरियर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हॉरिजेंटली था। ठीक है, चट्टानें जो थी वो इस प्रकार से हॉरिजेंटली थी, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक। यहाँ पर वर्टिकली है, तो वर्टिकली जब इस प्रकार की कोई अवरोध या बैरियर आता है और उससे कुछ वाटरफॉल बनता है तो उसे हम लंबवत अवरोध प्रपात के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग प्रकार के प्रकार है। फिर हम स्टेप्स या कास्केड फॉल की बात करता है। ठीक है, तो कास्केड किस प्रकार से, इस चित्र में आप देख सकते हैं कास्केड किस प्रकार से बन रहा है। जब स्टेप टू स्टेप इस प्रकार से वाटरफॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे कास्केड वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पठारी जलप्रपात। नाम से ही पता चलता है, ऐसा जलप्रपात जो कोई प्लेटू रीजन्स जो है वहां पर बनता है। तो इस प्रकार के जो वाटरफॉल होते हैं उन्हें हम प्लेटू वाटरफॉल्स के नाम से कहते हैं। कुछ फॉल्ट वाटरफॉल होते हैं। फॉल्ट कैसे आता है, जैसे कि कोई रिवर का के बीच में कोई रॉक का जो चित्र है, यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट की सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये भाग ऊपर जा सकता है और या फिर ये भाग नीचे जा सकता है। इस सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि ये जो भाग है सेकंड वाला वो नीचे की तरफ चला गया, ये स्थिति हो गई। ठीक है, तो रिवर जो रहेगी वो यहाँ पर आएगी सीधी सीधी, और यहाँ से सीधा पानी गिरेगा नीचे की तरफ और फिर आगे बढ़ेगा। तो ये चट्टान का हिस्सा नीचे चला गया और फॉल्ट के कारण इस प्रकार का जलप्रपात बना है, तो उसे हम फॉल्ट वाटरफॉल्स कहते हैं। तो इसका उदाहरण है कई, जैसे कि जैम्बेजी रिवर इसी प्रकार का, विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो इसी प्रकार का है। इसी प्रकार से रांची में एक सुवर्ण रेखा नदी है, वहां पर एक हुंडरू जलप्रपात है, वो इसी का उदाहरण दिया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाटरफॉल का, लटकती घाटी द्वारा निर्मित। अब लटकती घाटी क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देख लीजिएगा, मेन रिवर यहाँ पर बह रही है, ये रिवर है, और उसके अंदर से साइड में से कुछ ट्रिब्यूटरीज या कुछ सरिताएं आ रही है, तो वो उसका पानी जो है ऊपर से गिरता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शहर में एक मेन सीवेज लाइन है और उसमें से आपके घर के जो नाले हैं उसके अंदर गिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि पानी काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से जो हैंगिंग वैली जो वाटरफॉल्स होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। फिर हम बात करते हैं कि निक पॉइंट। अब निक पॉइंट क्या होता है, निक पॉइंट वाटरफॉल को हम इस प्रकार से समझते हैं कि इस प्रकार में, जैसे कि नदी यहाँ पर बह रही है, मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पर नदी बह रही है और पानी जो है यहाँ पर नीचे यहाँ तक गिर रहा है। ठीक है, और फिर ये आगे की तरफ यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन सपोज दैट देख लीजिएगा कि ये जो हिस्सा है जहाँ पर ये गिर रही थी, ये भाग जो है या फिर तो अपलिफ्ट हो जाता है। अपलिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वाटरफॉल है ये यहाँ तक बहने लगा। अब नदी जो है यहाँ पर बहने लगी, या फिर हो सकता है कि ये जो भाग है ये नीचे की तरफ चला गया, यानी एकदम से धड़ाम से कट कर नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार की जो नवोन्मेष की जो घटना कहा जाता है, हेड ऑफ रिजुवेंशंस इसे कहा जाता है। अब रिजुवेंशंस क्या हुआ, नवोन्मेष, यानी जिस प्रकार से नदी का ये वाटरफॉल पहले कहाँ तक गिरता था, यहाँ तक। इस ऊंचाई को मान लीजिए, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर की हाइट से ये पानी ऊपर गिर रहा है, लेकिन जैसे ही ये अपलिफ्ट होता है इसकी हाइट घटकर क्या हो जाती है, 150 मीटर्स हो जाती है। यानी 50 मीटर्स ये जहां पर पानी गिर रहा था वो भाग थोड़ा सा ऊंचा उठ चुका है, जिसे हम रिजुवेंशंस के नाम से जाना जाता है, या नवोन्मेष की घटना के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो वाटरफॉल बनते हैं उसे निक पॉइंट, यानी एकदम नए पॉइंट से पानी गिर रहा है। फिर है मार्ग में अवरोध, ब्लॉकिंग ऑफ द रिवर कोर्स। अब नदी बह रही है और नदी के बीच में किसी प्रकार का कोई ब्लॉक आ चुका है, तो ब्लॉक आने के बाद जो पानी है, जैसे कि ये रिवर बह रही है और इसके अंदर में कोई ब्लॉक आ गया, ठीक है, तो पानी इसके ऊपर चढ़ेगा और वापस यहाँ से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंडस्लाइडिंग से भी जलप्रपात बनता है, या भूस्खलन प्रपात बनता है। अब लैंडस्लाइडिंग क्या हो रहा है कि नदी के मार्ग में नदी बह रही है, उसके बीच में लैंडस्लाइडिंग हो गया, बीच में यहाँ पर कचरा या डेब्रिस जमा हो गया,
फिर नदी का पानी इस डेब्रिस को पार करके काफी ऊंचाई से नीचे गिरेगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन से बनता है लैंडस्लाइडिंग फॉल। इसी प्रकार से मोरेन डिपॉजिट फॉल, लैंडस्लाइडिंग का फॉल तो चट्टानों का जो कचरा डेब्रिस आया। मोरेन जो होते हैं वो हिमनदी जो होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, और ग्लेशियर्स का जो डिपॉजिट होता है उसको हम मोरेन डिपॉजिट फॉल कहते हैं। तो जो ग्लेशियर्स नदी जो है, हिम नदी, वो अपने साथ जो कचरा लाती है वो नदी के मार्ग में एकदम लाकर जमा कर देती है। तो पानी को काफी उस डेब्रिस के ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर वापस नीचे गिरना होगा। तो इस प्रकार से वहां पर भी एक वाटरफॉल बनता है। तो वाटरफॉल क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो वाटरफॉल का अर्थ होता है काफी ऊंचाई से पानी का नीचे गिरना। इसी प्रकार से प्लंग पूल जो है किस प्रकार से बनेगा, तो पानी जब काफी ऊंचाई से गिरेगा तो यहाँ पर क्या बन गया, एक गड्ढा बन गया, यहाँ पर एक छोटा सा लेक बन गया। तो इस प्रकार से प्लंग पूल के नाम से इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से कुछ पोर्ट हॉल, ये पॉल्ट हॉल्स लिखा है, यहाँ पर पॉट हॉल्स कहेंगे। जो पानी के अंदर कंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से गोल गोल घूमते हैं। तो पानी जहां घूमता है या पानी जहां पर बहता है तो वहां पर इस प्रकार से गोल गोल पानी के अंदर कंकर घूमने से यहाँ पर गोल गोल गड्ढे हो जाते हैं। तो उसे हम पॉट हॉल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाटरफॉल का ही एक छोटा सा रूप है जिसे शिप्रिका या रैपिड्स कहते हैं। अब रैपिड्स किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर पानी यहाँ पर गिरा है, देखिए यहाँ पर वाटरफॉल बना है, ठीक है, यहाँ पर गिरा और यहाँ पर प्लंग पूल बना, ठीक है, ये प्लंग पूल यहाँ पर क्रिएट हुआ। जब पानी जब काफी ऊंचाई से नहीं गिरकर छोटे छोटे स्तर पर, जैसे कि पानी यहाँ से गिरा, फिर वापस यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, तो छोटे छोटे से पानी के जब इस प्रकार से छोटे छोटे से जो वाटरफॉल बनते हैं उसे हम प्लंग पूल्स के नाम से, सॉरी रैपिड्स के नाम से, या जो शिप्रिका है उस शिप्रिका के नाम से जानते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये हार्ड रॉक है और उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है। तो पानी जब ये ब्लू कलर का जो है पानी बह रहा है, तो पानी जब यहाँ पर हार्ड रॉक पर जाएगा तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, रैपिड्स बनाएगा, ठीक है। ये रैपिड्स जब कट जाएगी और काफी तेज गति से यहाँ पर पानी गिरेगा तो उसे कहेंगे हम वाटरफॉल। काफी काफी एकदम फ्लैट, एकदम सीधी यहाँ पर पानी गिर रहा है तो उसे हम वाटरफॉल कहेंगे। और वाटरफॉल के ठीक नीचे यहाँ पर आपको एक अवनमन कुंड या प्लंग पूल का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं नदी वेदिका, या इसे हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट। अब टेरेस्ट किस प्रकार से बनता है, तो इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है कि जब नदी की जो घाटी होती है, नदी जो बह रही है वो यहाँ से बह रही है, ठीक है। अब सबसे पहले जो कह सकते हैं कि जो नदी बहती थी वो कहाँ पर बहती थी, वो यहाँ पर, यानी पहले नदी यहाँ पर बहती थी, तब नदी की ये घाटी, ठीक है, ए स्टेज पर। फिर नदी ने अपने घाटी को चौड़ा किया, नीचे चली गई, फिर बी स्टेज पर आई, ठीक है, फिर सी पर आई, और अभी वर्तमान में नदी कहाँ बह रही है, यहाँ पर बह रही है, ठीक है। तो नदी जब यहाँ पर ए पर रह रही है तो इसके जो सोर्स है, इसके जो किनारे थे वो यहाँ पर, ठीक है, इसका जो किनारा था वो यहाँ पर था। यहाँ पर आप और मैं खड़े होकर नदी का आनंद लेते थे। तो हम यहाँ खड़े थे, अब पानी काफी नीचे चला गया तो अब हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ खड़े होंगे, तो हमारे लिए यहाँ पर एक सीढ़ीदार एक किनारे बन गए। तो सीढ़ीदार किनारे बनते हैं तो उसे हम नदी वेदिका या रिवर टेरेस के नाम से जानते हैं। अब ये टेरेस जो है एकदम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक बराबर तरीके से, जैसे कि यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ इक्वल है तो उसको हम पेड़ कहेंगे। और एक तरफ से बड़ा है, एक तरफ से बिल्कुल छोटा है, या फिर कटाई नहीं है, तो इस प्रकार की जो उबड़-खाबड़ की स्थिति होती है तो उसे अनटेरेड टेरेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पढ़ते हैं संरचनात्मक सोपान, ठीक है, ये आपके जो नदी टेरेस है उसी से मिलता जुलता है। फर्क क्या है, केवल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स जो है वो इस प्रकार से बनते हैं। सोपान का अर्थ था स्टेप्स, तो स्टेप्स किस प्रकार से, जैसे कि हमने कहा कि ये रॉक्स है, ठीक है, ये यहाँ पर SB जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नदी जो है अभी कहाँ पर बह रही है, यहाँ पर बह रही है, ठीक है, फिर नदी यहाँ पर बही, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप टू स्टेप जो नदी है, उस नदी में इस प्रकार के जो स्टेप्स किस प्रकार से बनता है कि सबसे पहले मान लीजिए एक सॉफ्ट रॉक है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट रॉक्स की है, उसके बाद हार्ड रॉक आ गई, ठीक है, फिर वापस
सॉफ्ट आ गए, फिर वापस हार्ड आ गए। तो इस प्रकार से जब जो नदी का जो जहां पर बह रही है तो वहां पर हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज कार में जो चट्टाने हैं कभी सॉफ्ट और कभी हार्ड आती है। तो इस प्रकार की स्थिति में जो कोमल जो चट्टाने होती है वो काफी तेजी से कटती है, और जो हार्ड है वो धीरे धीरे कटती है। तो इस प्रकार के एक स्टेप टू स्टेप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे स्ट्रक्चरल ब्रांचेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जल गर्तिका या पॉट होल्स। क्या होता है? तो जल गर्तिका, जैसे कि मैंने कहा कि जो नदी का जो क्षेत्र है उस नदी के क्षेत्र में गोल 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 गड्ढे बनते हैं। तो किस प्रकार से बनता है? जैसे कि हमने कहा ये छोटे छोटे से कंकर, इसको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हाँ, बेंचेज और टेरेस्ट में क्या फर्क है? देखिएगा, बेंचेज और टेरेस्ट में तो कोई ज्यादा विशेष तो फर्क है नहीं। केवल हम कह सकते हैं कि जो टेरेस्ट है, ठीक है, टेरेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि जो वेदिकाएं होती हैं, ये नदी के दोनों तरफ की जो वैली होती है, तो उसके आकार में वो सीढ़ी, एक तो सीढ़ी नुमा आकार में होती है, ठीक है। और इसमें जो रॉक्स है वो हार्ड सॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने इसको एक क्वेश्चन आया, उसको वापस मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा कि ये सारी सारे जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि जो रॉक्स है वो हार्ड रहे या सॉफ्ट। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये हार्ड रॉक थी, फिर सॉफ्ट रॉक थी, फिर हार्ड थी, फिर सॉफ्ट थी, तो हार्ड सॉफ्ट इस प्रकार से हो तो बनता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी संरचनात्मक सोपान। लेकिन जो नदी वेदिकाएं होती हैं, उस नदी वेदिकाओं के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की हार्ड और सॉफ्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर आपको जो साइड के जो क्षेत्र है वहां पर आपको एक ही प्रकार का मटेरियल देखने को मिल सकता है। यानी वहां पर आसपास के क्षेत्रों में आपको बजरी भी मिलेगी, वहां पर आपको एलुवियल्स का भी बना हुआ क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये मेनली आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। और संरचनात्मक सोपान में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स कंटिन्यूटली आपको देखने को मिलेगी। पोर्ट होल्स की बात करते हैं तो पोर्ट होल्स में किस प्रकार की स्थिति होती है? देखिएगा, पानी जो है नदी के बीच में कोई कंकर है, इस प्रकार से गोल गोल एक खड्डे के अंदर घूमता है और घूम घूम कर उस गड्ढे को तेज करता है। तो अगर नदी के बीच में, नदी बह रही है, नदी के बीच में ये कंकर जो है यहाँ पर गोल गोल इस प्रकार से घूमकर गड्ढा करेगा, पहले स्टेज, ठीक है, वर्टिकली। फिर उसके बाद ये काफी और गहरा करेगा, तो इस प्रकार से ये कंकर इसके अंदर घूमता रहेगा और गहरा करता करता 1 से 2, 3 ये पानी जो है गोल-गोल गर्तिका यानी जो भंवर जो होता है उसकी तरफ घूमते हुए ये पॉट होल्स को यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो ग्राइंडिंग मशीन या जो ड्रिल मशीन जिस प्रकार से छेद करती है, उस प्रकार से इस प्रकार के छेद बना लिए जाते हैं, तो उसे हम पॉट होल्स कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है पॉट होल्स के। आप देख सकते हैं कि नदी के मार्ग में आपको या जो चट्टान होती है, उस चट्टान के ऊपर इस प्रकार के पॉट होल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लंग पूल्स। क्या होता है? इसको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जब वाटरफॉल होगा, जो पानी जहां पर गिरेगा, जहां पर ये कंकर गिराएगा, तो वहां पर यहाँ पर इरोजन होगा और इरोजन पानी गिरने के बाद यहाँ से फिर वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक पूल बनता है, उसे हम प्लुंग प्लंग पूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है मियांडर्स या नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या होता है? तो नदी कह सकते हैं कि इस प्रकार से जब बहती है, पहली प्राइमरी स्टेज में देखिएगा नदी जो है इस प्रकार से बल खाती हुई या लहर नो विसर्प रूप में पड़ती है। जब इसके विसर्प की जो संख्या है 20 सिचुएशन में देखिए इस प्रकार से बढ़ जाती है, तो इसको मियांडरिंग कहते हैं। मियांडरिंग की सिचुएशन में जब नदी जो है कर सकती है, जब सीधी चली जाती है तो यहाँ पर क्या बन गया? ऑक्स वो लेक क्रिएट हो गया, जैसे कि ये यहाँ पर डिपोजिशन हो गया। तो डिपोजिशन एंड इरोजन दोनों का ये परिणाम है। ऑक्सबोर्ड लेक बन गया, तो फ्लडिंग, यहाँ पर जो नदी है देखिएगा पहले इधर से बहती थी लेकिन अभी नदी डायरेक्ट इस प्रकार से बहती है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है तो उसे नदी विसर्प या मियांडर्स क्रिएट होते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। फिर है संप्राय मैदान, जो लास्ट स्ट्रक्चर बनता है। तो डेविस और पैंक दोनों को पढ़ा हमने। तो एक तो बनता है इंड्रफ और एक बनता है पेनिप्लेन। जो प्लेन सरफेस होती है नदी का लास्ट स्टेज, जो इरोजन वर्क यहाँ पर समाप्त हो जाता है, बीच में यहाँ पर मोनेडनॉक देखने को मिल सकता है या इंसेलबर्ग आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो प्लेन बनता है उसे हम संप्राय मैदान या पेनी प्लेन के नाम से
जानते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे इरोजनल वर्क ऑफ रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर का क्या इरोजनल वर्क होता है, इस प्रकार से आपके क्लियर होता है। बाकी का जो डिपोजिशन वर्क होगा उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। सारी स्लाइड्स को चला देता हूं। देखते रहे। कैनियन, सीधी खड़े ढाल, जलप्रपात, पानी का ऊपर से गिरना, जलप्रपात के प्रकार कई प्रकार से हो सकता है। शिप्रिका, रैपिड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से जो वाटरफॉल्स होते हैं उन्हें रैपिड्स कहते हैं। काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। जहां पानी गिरता है तो वहां पर अवनमन कुंड या प्लंग पुल बनता है। संरचनात्मक सोपान, जलगर्तिका, पॉट होल्स, अवनमन कुंड किस प्रकार से बनता है। और लास्ट जब नदी जो है मैदान के अंदर आ चुकी है तो उस समय मियांडर्स बनेंगे। मियांडर्स कैसे बनेंगे देखिएगा, नदी के यहाँ पर फॉर्मेशन को देख सकते हैं। जो नदी है जब डायरेक्टली इस प्रकार से सीधी जा रही है, पहले नदी यहाँ पर इस प्रकार से घूमकर चल रही है, फिर ये नदी का जो पानी है यहाँ पर बाढ़ आने के कारण सीधे चली गई, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा बच गया यहाँ पर उसका मुंह रुक जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सबोल लेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा नदी इस प्रकार से बह रही है, यहाँ पर इरोजन का वर्क होगा, यहाँ पर इरोजन का वर्क होगा, कुछ पोस्ट इरोजन का वर्क यहाँ पर भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेंडर्स बन जाता है और लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो बचता है आपका पेनिप्लेन। पेनिप्लेन डेविस कहता है और इसी पेनिप्लेन को टैंक जो है एंड्रफ के नाम से जानते हैं। ये लास्ट इरोजन वर्क होता है नदी का। उसके बाद जब नदी काफी स्लो हो जाती है, स्लो होने के बाद यहाँ पर नदी का डिपोजिशनल जो वर्क होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट जब भी क्लास होगी। अटेंडेंस का फॉर्म